अगला टॉपिक है संधारित्र में परावैद्युत का कार्य या आवेश का संग्रहण, फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर और एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज। इसको पढ़ने से पूर्व हम ये समझेंगे कि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम लोग परमाणु कहते हैं। और परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है वो धनावेशित नाभिक होता है। यह धनावेशित नाभिक होता है। इसके चारों तरफ ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में निश्चित संख्या में चक्कर लगा रहे होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। अब अगर हम ये देखें कि इन ऋणावेशों का जो सेंटर होगा और यह जो धनावेशित नाभिक का सेंटर है, ये दोनों एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करेंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसमें हम कहते हैं कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी, तो यहाँ धन और ऋण दोनों जब इकट्ठे एक ही जगह पर हैं, इसलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसका क्या होगा? शून्य होगा। परंतु यदि इसे ही हम किसी वैद्युत क्षेत्र में ले जाएं, तो हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र में जो धनावेश होता है वो क्षेत्र की दिशा में चलता है और जो ऋणावेश होता है वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलता है। अर्थात इस स्थिति में ये प्लस और माइनस दोनों के सेंटर एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, कुछ दूर हो जाएंगे, अर्थात ये ध्रुवित हो जाएगा। इसमें एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी शून्य नहीं है, और जब शून्य नहीं है तो P की वैल्यू कुछ मिलेगी। इसी को हम कहते हैं परावैद्युत का ध्रुवण। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तब यह क्षेत्र के अनुदिश इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, जिसे परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि यह एक परावैद्युत पदार्थ है, इसको हमने संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में रखा हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो परावैद्युत पदार्थ है, ये जब ध्रुवित हो रहा है तो इसका ऋणात्मक जो भाग है वो धनात्मक प्लेट के साइड में, और जो धनात्मक भाग है वो ऋणात्मक प्लेट के साइड में। ओवरऑल अगर इसके अंदर का आवेश हम नेट आवेश देखें तो यह शून्य प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम देखेंगे कि इसके अंदर परावैद्युत पदार्थ के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र इंड्यूस हो रहा है उसकी दिशा ओरिजिनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया हुआ है उसके अगेंस्ट है, उसके अपोजिट है, उसके विपरीत दिशा में। और इस वजह से इसके अंदर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान कम हो जाता है। और जब वैद्युत क्षेत्र का मान कम होता है तो फार्मूला हमको पता है E = V/D। जब वैद्युत क्षेत्र घट रहा है तो विभवांतर भी घटेगा, और जब विभवांतर घटता है तो हमें पता है C = Q/V। V का मान कम हो रहा है, इसका मतलब संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि संधारित्र की प्लेटों के बीच किसी परावैद्युत पदार्थ को रखने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, अर्थात पहले से और अधिक आवेश हम इसे दे सकते हैं। अब अगला टॉपिक है परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर। यदि हम इस चित्र को देखें और यहां हम एक बैटरी का कनेक्शन कर दें, ये वेरिएबल वोल्टेज की बैटरी है। इसकी सहायता से यदि हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएं, अर्थात ये हम ये कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इन दोनों प्लेटों के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम बढ़ा रहे हैं, और जब वैद्युत क्षेत्र हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में धनावेश चलता है और वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ऋणावेश पर बल आरोपित होता है।
यानी यहां जो ऋणावेश उत्पन्न हुआ है इसके ऊपर इस दिशा में बल लगेगा और इस धनावेश पर इस दिशा में बल लगेगा। हम जानते हैं कि परावैद्युत पदार्थ कुछ अलग पदार्थ होता है, परंतु अगर इस वैद्युत क्षेत्र का मान एक सीमा से अधिक हो जाएगा तो उस स्थिति में परावैद्युत पदार्थ अपने कुचालक व्यवहार को त्याग करके इसमें चालकीय गुण उत्पन्न होने लगेगा, अर्थात ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे से बंधे हुए हैं ये कहीं ना कहीं इनका भंजन शुरू हो जाएगा। वही विभवांतर जिस पर यह भंजन प्रारंभ होता है उस विभवांतर को हम भंजक विभवांतर कहते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि वह महत्तम वैद्युत क्षेत्र जहां तक यह परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन हुए इस वैद्युत क्षेत्र को सह सकता है उसे उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य कहेंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। इसी प्रकार किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है भंजक विभवांतर कहलाता है। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश। इसको पढ़ने से पूर्व हम ये देखेंगे कि ये संधारित्र की दोनों प्लेटें हैं। परावैद्युत पदार्थ रखने के पूर्व इसके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र का मान है वह E0 है, जिसकी दिशा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट के साइड में है। अगर हम इसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखते हैं, यहां पर हमने माना हुआ है कि यह आवेश प्लस Q है और यह आवेश माइनस Q। जब कोई परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो हमने बताया हुआ है कि यहां ऋण आवेश इंड्यूस हो जाता है, हालांकि यह मुक्त नहीं होता, यह बद्ध आवेश होता है, और यहां धन आवेश इंड्यूस हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। इसको हम मान ले रहे हैं प्लस Q डैश। अब हमें यह पता है कि इसके भीतर का जो वैद्युत क्षेत्र है, इस परावैद्युत के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है, इस पर जो इंड्यूस चार्ज आया हुआ है, इसके नाते जो वैद्युत क्षेत्र है इसको हम लिख रहे हैं E डैश, और इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ठीक अपोजिट। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर E0 प्लस वेक्टर E डैश। अगर परिमाण हम इसका देखें, इसका मान होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और यह इस वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये माइनस हमने लगाया हुआ है सिग्मा डैश अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा आवेश पृष्ठ घनत्व है, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान ए, तो इसको हम लिख लेंगे Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए, और ये हो जाएगा Q डैश अपान एप्सिलॉन नॉट ए। यह इसके अंदर रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हमने लेफ्ट टू राइट ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड लिया हुआ था, ये E0, और ये राइट टू लेफ्ट E डैश इस परावैद्युत के ध्रुवण के कारण जो इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये मानते हैं कि ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 100 न्यूटन पर कूलम, और ये जो इंडक्शन हुआ है यहाँ पे, जो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हुआ है, इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, हम ये जूम कर ले रहे हैं 60 न्यूटन पर कूलम, तो ये अगेंस्ट है इसके, इसलिए ये माइनस हमने लिया हुआ है। इसके अंदर परिणामी क्या होगा? तो 100 प्लस माइनस 60 दैट विल गिव यू 40। इसका मतलब 40 न्यूटन पर कूलम का जो वैद्युत क्षेत्र होगा इस परावैद्युत के भीतर होगा, उसी को हमने यहाँ पे प्राप्त किया हुआ है। इसको ये जो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं E इज इक्वल टू
ई नॉट अपान के। तो यहां से हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट अपान के इज इक्वल टू Q माइनस Q डैश अपान एप्सिलॉन नॉट ए, और ई नॉट की वैल्यू अभी हमने लिखी हुई है Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए, Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए, और K भी है यहाँ पे, इज इक्वल टू Q माइनस Q डैश अपान एप्सिलॉन नॉट ए। एप्सिलॉन नॉट ए से कैंसिल हो गया और हमें रिजल्ट मिला Q अपान K इज इक्वल टू Q माइनस Q डैश। इसको हम लिख सकते हैं Q डैश इज इक्वल टू Q माइनस Q अपान K, या Q डैश इज इक्वल टू Q 1 माइनस 1 अपान K। अब यहाँ पे जो इंड्यूस चार्ज है वो माइनस Q डैश भी है और प्लस Q डैश भी है, अर्थात जो इंड्यूस चार्ज पोलराइज चार्ज डेवलप होगा उसका मान हो सकता है माइनस Q 1 माइनस 1 बाई के एंड प्लस Q 1 माइनस 1 बाई के। यहाँ पे एक बात और हमको समझनी होगी कि अगर यह परावैद्युत पदार्थ है तो परावैद्युत पदार्थ के लिए K का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, और जब K का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होता है तो हमने जो इंड्यूस चार्ज ऑब्टेन किया हुआ है Q डैश इज इक्वल टू Q 1 माइनस 1 अपान K, इससे स्पष्ट है कि Q डैश का मान सदैव Q से कम होगा। जो इसका परिमाण है, जो पोलराइज चार्ज है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा ओरिजिनल जो प्लेट पे हमने चार्ज दिया हुआ है उसके परिमाण से कम होगा। अब हम ये देखते हैं कि क्या कोई ऐसी भी स्थिति है जब इस पदार्थ को हम इसमें रखें और इसके ऊपर वही चार्ज उत्पन्न हो जो यहाँ पर आवेश है। तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि अगर ये परावैद्युत पदार्थ न हो करके यह मेटल की प्लेट हो, यानी हम मेटल ले लें, कोई मेटल ले लें, तो मेटल के लिए या किसी धातु के लिए जो परावैद्युतांक होता है वो इनफाइनाइट होता है। ऐसी स्थिति में 1 अपान इनफाइनाइट हो जाएगा और यह टर्म 0 हो जाएगा, यानी Q डैश का परिमाण Q के बराबर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में धातु का टुकड़ा रखने की स्थिति में पॉजिटिव प्लेट के सामने प्लस Q के सामने माइनस Q होगा और माइनस Q के सामने प्लस Q होगा। धन्यवाद।